नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की हमारे पड़ोसी देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। केपी ओली की सरकार के खिलाफ युवाओं के सड़कों पर उतरने, हिंसक विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मंत्रियों तक के इस्तीफे के बाद से ही कार्की का नाम चर्चाओं में है। जेनजी प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही सुशीला ही अंतरिम रूप से इस देश की कमान अपने हाथों में ले। कार्की के सुर्खियों में आने के बाद से ही न्यायपालिका में उनका जो करियर रहा है वो और साथ ही साथ उनका निजी जीवन भी सुर्खियां बटोरने लगा। उनके जुडिशियल करियर में उनका सबसे बड़ा फैसला महिलाओं के अधिकारों को लेकर था। तब उन्होंने साफ कहा था कि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, वे भी अपने बच्चों को नागरिकता दे सकती हैं। पहले नेपाल में ये अधिकार सिर्फ मर्दों तक सीमित था। इस फैसले ने महिलाओं की बराबरी और उनके संवैधानिक अधिकारों को मजबूत किया है। हालांकि उनका निजी जीवन और भी दिलचस्प है, वो भी उनके पति की वजह से। दरअसल सुशीला कार्की की शादी नेपाली कांग्रेस के पूर्व युवा नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई है, जिनसे उनकी मुलाकात भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में पढ़ाई के दौरान हुई थी। खास बात यह है कि सुवेदी वही शख्स हैं जो 52 साल पहले नेपाल के सबसे पहले विमान हाईजैक में शामिल थे। इतना ही नहीं, प्यासा और गीत जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाली फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस माला सिन्हा भी तब उसी विमान में सवार थीं। तो चलिए आज आपको यही पूरा किस्सा सुनाते हैं। नेपाल के विराटनगर से काठमांडू जा रहे एक विमान का 10 जून 1973 को अपहरण कर लिया गया। नेपाली कांग्रेस के 3 सदस्यों ने कनाडा मेड 19 सीटों वाले ट्विन ऑटर विमान को अपने कब्जे में ले लिया था। यात्रियों में नेपाल के अभिनेता दंपत्ति सीपी लोहानी और भारत की माला सिन्हा भी शामिल थीं। सीपी लोहानी माला सिन्हा के पति थे। दुर्गा प्रसाद सुवेदी नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टाराई के साथ रॉयल नेपाल एयरलाइंस के इस हाईजैक में शामिल थे, जिसके मास्टरमाइंड गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। और एक चीज और, गिरिजा प्रसाद कोइराला एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के परदादा थे। सुवेदी जो उस समय हाल ही में जेल से रिहा हुए थे, कोइराला के करीबी सहयोगियों में से एक थे। यह हाईजैकिंग इसलिए की गई थी ताकि राजा महेंद्र की राजशाही हुकूमत के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो हथियारबंद आंदोलन चल रहा है, उसके लिए पैसा जुटाया जा सके, क्योंकि इस विमान में 30 लाख रुपए की सरकारी रकम भी जा रही थी। चालक दल के साथ थोड़ी देर की झड़प के बाद हाईजैकर्स ने पायलट को विमान बिहार के फोरबिसगंज में एक घास वाली पट्टी पर उतारने के लिए मजबूर कर दिया। उनके 5 और साथी वहां पहले से ही विमान के उतरने का इंतजार कर रहे थे। सुशील कोइराला जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने, वे फोरबिसगंज में थे और इस पूरी घेराबंदी में सक्रिय रूप से शामिल थे। फिर यह विमान बिहार में लैंड हुआ और इस गुट ने कैश से भरे 3 बक्से इस विमान से बाहर निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने बाकी सवारियों के साथ विमान को फिर से उड़ान भरने दी। इसके बाद ये पैसा सड़क के रास्ते पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचाया गया। हालांकि 1 साल के भीतर ही नागेंद्र धुंगेल को छोड़कर गुट के सभी सदस्यों को भारत में अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। सुवेदी और उनके बाकी साथियों को 2 साल की जेल हुई। उन्हें 1975 में इमरजेंसी के दौरान रिहा किया गया था। अब आते हैं आज की स्थिति पे कि क्या सुशीला कार्की नेपाल की अस्थायी प्रधानमंत्री बनेंगी। सुशीला कार्की के नाम का समर्थन जेनजी के कई प्रदर्शनकारियों ने किया है, जो नेपाल में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आर्थिक अवसरों की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। भ्रष्टाचार और न्यायिक सुधारों के खिलाफ सुशीला कार्की के कड़े रुख ने उन्हें नेपाल की अस्थायी प्रधानमंत्री के लिए एक सही उम्मीदवार बना दिया है। सूत्रों की माने तो कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सेगडेल की एक सलाह का हवाला देते हुए एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने एजेंसी को बताया कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। सूत्रों ने आगे ये भी कहा कि वे यानी जेनजी चाहते हैं कि ये आज ही हो जाए। हालांकि नेपाल का संविधान रिटायर्ड हुए जजों को कोई भी राजनीतिक या संवैधानिक पद लेने से रोकता है, जिससे कार्की के लिए कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं। उधर प्रदर्शनकारी भी इस बात पर बटे हुए हैं कि देश का अस्थायी तौर पर फिलहाल नेतृत्व किसे सौंपा जाए। जेनजी आंदोलन के भीतर एक और समूह ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व MD कुलमन घिसिंग के नाम का प्रस्ताव रखा था।
उन्हें नेपाल में सालों से चली आ रही बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। जेनजी के बीच लोकप्रिय काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह उर्फ रैपर बालेन ने संसद भंग करने का समर्थन किया है, जो प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी मांग है। और बालेन ने भी कार्की को अस्थायी प्रधानमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने के बाद ये पहाड़ी देश एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया बैन करने के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। मंगलवार को पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी में कम से कम 19 लोग मारे गए, जिसके बाद केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तब से और अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है और 1300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।